हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट में भी आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में जैसे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में कहीं न कहीं लाइट से क्वेश्चंस आ ही रहा है और प्रकृति उसमें एक दो क्वेश्चन प्रकृति से देखने वाला ज़रूर क्वेश्चन मिल रहा है। तो आज आप लोगों का जो भी डाउट है प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और आप लोग भी अपना 1-2 नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग अपना चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, देखते हैं कि आज अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब स्थान और प्रकृति कैसे और किस प्रकार हम लोग सीखते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में कुछ बता देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को सीखने। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है। दोस्तों, यह आप लोगों के सामने एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसी को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है कॉनकेव मिरर, हिंदी में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वह धंसा हुआ है। ये देखिए, इधर ये वाला जो सतह है, जिधर कलई किया हुआ है उसको छोड़ के वो परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह इसका जो है धंसा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, इधर से जब किरणें आएंगी परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है, इसलिए इसका नाम अवतल दर्पण पड़ा। अव मतलब धंसा हुआ, झुका हुआ, ठीक ना, इसलिए इसका अवतल दर्पण पड़ा। ठीक ना, किस लिए अवतल दर्पण इसका नाम है? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वह क्या है? धंसा हुआ। परावर्तक सतह धंसा हुआ। ठीक, इसको अन्य दो नाम से, इसे अन्य दो नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है और किस नाम से जानते हैं तो उसको हम आप लोगों को बताते हैं। इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसका सेकंड नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, क्यों इसका नाम पड़ा कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि यह जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं उसको एक जगह सिकोड़ लेती है, कन्वर्ज कर लेती है। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी मिरर या कन्वर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण के बारे में जानकारी। क्या क्या सीखे आप लोग? इसका जो परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ होता है। ठीक, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसका अन्य नाम जो है अभिसारी अर्थात कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। कन्वर्जिंग क्यों कि जितने भी प्रकाश किरण आती है उसे क्या करती है? सिकोड़ लेती है। ठीक, अब यह हमारा हुआ उत्तल दर्पण। इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। इसका जो परावर्तक सतह है वह कैसा है? आप लोग देख के बताइए। परावर्तक सतह उठा हुआ है। ये देखिए परावर्तक सतह, जिधर कलई किया हुआ है उसको छोड़कर जो बचा हुआ है भाग
वो हमारा परावर्तक सतह है। तो ये परावर्तक सतह कैसा है, उठा हुआ है। उत्तल नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह मतलब परावर्तक सतह जो है वो उठा हुआ है। उत मतलब उठना, उत मतलब उठना। जैसे आप लोग कहीं भूल गए तो आप इसके हिंदी पर आइएगा। उत मतलब उठा हुआ, उठा, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, या इसका एक अन्य नाम और भी है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग इसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये रहा उत्तल दर्पण के बारे में। एक चीज और याद रखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा नेगेटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, ये सब जनरली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी। अच्छा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं उससे क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। ठीक ना, जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी उसको क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटा सा फिर इसको रिकॉल करा देते हैं कि है क्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, इसे कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। और यह प्रकाश के किरणों को आने वाली किरणों को, प्रकाश किरणों को एक जगह क्या करती है, सिकोड़ लेती है। यहाँ पर सिकोड़ लेती है, कहाँ पर, फोकस पर ये सिकोड़ लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, सॉरी अभिसारी दर्पण। अभिसारी, यहाँ लेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग ना, दर्पण पढ़ रहे हैं। अभिसारी दर्पण बोलते हैं, उसी को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव। उत्तल दर्पण के बारे में क्या है कि इसका जो परावर्तक सतह है वह उठा हुआ होता है, इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। यह आने वाली प्रकाश के किरणों को डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण पड़ा। आशा करते हैं कि यह जो छोटा सा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा यह जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग बताइए, आप लोगों को 2 बार 4 बार 10 बार ज़रूर बताया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि आप परीक्षा हाल में आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम हॉल में न छूटे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो आइए हम चलते हैं, अब हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के स्थान और प्रकृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने यह एक अवतल दर्पण है और यह एक पूरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव, यह ध्रुव है, पी से जो पोल, दर्पण का यह पॉइंट जो पी है वो क्या है, ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष, पूरा लाइन जो है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है और वह दर्पण पर 90 अंश क्या हो, लंबवत हो, तो उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे और बहुत ज़्यादा बनाना नहीं सीखेंगे हम लोग। ठीक, हमारा काम है कि किसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार कहाँ
वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अवतल दर्पण में। तो आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, पहले कितने जगह पर वस्तु रखा जा सकता है। देखिए, पहले यहाँ अनंत पे रखा जाता है, फिर अनंत और वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी एफ क्या है, दर्पण का फोकस दूरी है जिसे एफ से डिनोट किया गया है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ये इन्फिनेटिव अनंत पोजीशन है, ठीक ना। कहाँ कहाँ हम प्रतिबिंब रख सकते हैं, पहले अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी एक पॉइंट है, रख सकते हैं। फिर वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, फिर वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रख सकते हैं, फिर फोकस बिंदु पर रख सकते हैं, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को हम रख सकते। कुल इस प्रकार देखा जाए तो संभवतः 6 स्थितियां होती हैं, 3 ये हुआ और 3 इसके बीच में। इन 6 स्थितियों का प्रतिबिंब भी इसी दर्पण अवतल दर्पण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कहाँ बनेगा। कुछ नहीं है, बस एक बार आप देखेंगे, सीखेंगे, तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। देखिए, आइए समझते हैं। पहले हम लोग क्या करें, क्या बताए थे आपको कि पहला स्थिति होगा हम अनंत पर रखेंगे वस्तु को। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं कि ये 1 नंबर वस्तु पोजीशन है। 1 नंबर वस्तु जो पोजीशन पर रखा गया है उसका प्रतिबिंब 1 नंबर पे बनेगा, ठीक। सेकेंड पोजीशन हम क्या बताए थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे उसका जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। इसकी नंबरिंग क्या है, 2, यहाँ पर 2। थर्ड पोजीशन है, वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा बन गया, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जो कलर चेंज कर दिए थोड़ा, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। ये 3 नंबर है, 3 नंबर। चौथा पोजीशन हम लोग कहाँ रखना है इसको, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। ये चौथे नंबर का है, तब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। पांचवा स्थिति क्या है कि जब फोकस पे रखेंगे वह प्रतिबिंब को तो क्या होगा, अनंत पे बनेगा। ये पांचवा स्थिति है। छठा स्थिति क्या है, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, आप लोग देख रहे हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक या इसी को आभासी भी बोलते हैं। और देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। और सीधा भी है।
5वें नंबर का हो गया और ये 6ठा नंबर है, तो 6 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप देख रहे हैं कि वस्तु इधर बढ़ रही है, वस्तु इधर बढ़ रही है और प्रतिबिंब नीचे से इधर बढ़ रहा है, प्रतिबिंब इधर की ओर बढ़ रहा है, मतलब नीचे से इधर की ओर, मतलब वस्तु इधर बढ़ रही है, इधर क्या बढ़ रहा है, वस्तु, और इधर की ओर कौन सा बढ़ रहा है, प्रतिबिंब। ये याद करने का ट्रिक है कि वस्तु को इधर खिसकाना है, प्रतिबिंब ऑटोमेटिक इधर खिसकेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये तो इसका स्थिति हो गया। प्रकृति क्या होगा, ये दोनों छोटा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा और ये दोनों बड़ा हो जाएगा। अब वास्तविक भी होगा, ठीक, और देखने से वास्तविक थोड़ा सा मोटा लिखा गया, वास्तविक भी होगा और देखने से कैसा लग रहा है, उल्टा भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी प्रतिबिंब आभासी होते हैं या काल्पनिक किसी को बोलते हैं, वो सीधा होते हैं, और जितना भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे उल्टा होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर मान लीजिए उसका प्रकृति आपको लिखने नहीं आ रहा, तो आप देखिए कि वो प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। अगर सीधा है तो वास्तविक आभासी बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए आभासी में भी सी है और सीधा में भी सी है, सी दोनों कॉमन हो जाएगा, इसलिए आप कभी भूलेंगे नहीं। और आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं, वास्तविक उल्टा। जब एक याद रहेगा दूसरा अपने आप याद रहेगा, नहीं तो आप बाऊ याद रखिएगा, बाऊ, पिताजी को बाऊ बोलते हैं ना, बा मतलब वास्तविक, वास्तविक वाला उल्टा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके आप लोग बताएं कि यह मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, आ रहा है तो भी थम्स अप करके बताइए कि आ रहा है कि नहीं। इसमें कुछ करना नहीं है, एक बार आपको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। उल्टी सीधी गिनती आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये बनाइएगा, यहाँ पर P लिख दीजिएगा, ये F है, ये C है और यहाँ इफनट है, यहाँ पर इसके बीच में हम बताया कि रखा जाता है, लिखिए 1 2 3 4 5, ये 6। ये क्या है, हम बताए थे ऊपर में क्या रख रहे हैं आप लोग, वस्तु रख रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। अब आप लोग यहाँ से 1 2 3 लिख रहे हैं ना, अब इधर से F के नीचे से उल्टी गिनती लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और 6 वाला जो है उसका प्रतिबिंब हम बताए थे आप लोगों को कि दर्पण के पीछे बनता है। बस कुछ नहीं करना है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितने नंबर का है, 2 नंबर का। 2 कहाँ है, यहाँ C और F के बीच, मतलब वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच में बनेगा। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ है, F फोकस पे बनेगा। इस तरह से आप लोग रफली फिगर बना के तुरंत इस
इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है। मतलब जो काम अवतल दर्पण करेगा, दर्पण और लेंस अलग अलग चीज़ है, जो काम अवतल दर्पण करेगा वही सेम टू सेम काम कौन करेगा, उत्तल लेंस करेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। तो इस कथन से हमको यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा भी सेम पोजीशन के लिए सेम पोजीशन में प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम जैसे जैसे यहाँ पर वस्तु को रखे थे जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन जिस पोजीशन में यहाँ बन रहा है उसी पोजीशन में अवतल दर्पण जैसा ही उत्तल लेंस के लिए वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह है कि सेम पोजीशन अवतल जैसा ही, अवतल दर्पण जैसा है उत्तल लेंस का भी प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। एक नोट है, जैसा कि हम अभी बताया कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो उसी प्रकार उत्तल दर्पण अवतल लेंस की भांति भी व्यवहार करता होगा। तो आपको पूरा याद नहीं करना है, अवतल दर्पण के लिए याद कर लिए तो वो उत्तल लेंस के लिए भी हो जाएगा। अब अवतल दर्पण के बारे में हो गया। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के लिए वस्तु किसी भी स्थान पर रख दें, वस्तु को किसी भी स्थान पर रख दें तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा, हम बताए थे जब आभासी बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा भी होगा। क्यों? क्योंकि आभासी में सी है, सीधा में भी सी है, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो छोटा भी बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के बारे में रहा जानकारी। जल्द ही हम आप लोगों के सामने उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के स्थान और प्रकृति के बारे में अगला वीडियो लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का भी एग्जाम हॉल में 2 नंबर फिक्स होगा। मिलते हैं इसी प्रकार का टिप्स और कॉन्सेप्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।